नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी 12वीं कक्षा से कविता लेखन, जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो यही है कि कविता क्या होती है, कविता किसे कहते हैं। तो मानव के मन में तरह तरह के भाव छिपे होते हैं। ये भाव समय समय पर अनुकूल परिस्थितियों में तुकबंदी के रूप में बाहर आ जाते हैं और कविता का रूप ले लेते हैं। तुकबंदी के यही बोल कविता बन जाते हैं। और जॉर्ज लुइस बोर्खेस के शब्दों में, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। ऐसा जॉर्ज लुइस बोर्खेस का कहना है। और अब जानते हैं कि कविता कैसे बनती है। कविता के बनने की कहानी जाने अनजाने हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। कभी माँ, दादी और नानी की जुबानी, तो कभी लोरी के बोल के रूप में, कभी बच्चों के खेल गीत के रूप में, तो कभी तोतली जुबान में बच्चे द्वारा गुनगुनाए जा रहे गीत के रूप में। कविता की इस जानी पहचानी दुनिया से हम सब परिचित हैं। आइए जान लेते हैं कि कविता का जन्म कैसे हुआ। कविता का जन्म वाचिक परंपरा से हुआ, यानी कि मौखिक परंपरा से हुआ, पर यह आज लिखित रूप में मौजूद है। कविता क्या है, यह प्रश्न जितना आसान है, इसका उत्तर उतना ही कठिन है। इसके बाद भी कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, जो हमारे मन को छू लेती है और कभी कभी मन को झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना और राग तत्व समाहित हैं। संवेदना यानी कि एहसास, राग तत्व यानी कि प्रेम। यही संवेदना एवं राग तत्व संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। इसी संवेदना के कारण ही डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। और इसी को सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। आइए अब जानते हैं कि कविता लेखन से संबंधित दो प्रचलित मत कौन से हैं। कविता को लिखना ही कविता लेखन कहलाता है। कविता लेखन के संबंध में दो मत प्रचलित हैं, जिसमें से एक का मानना है कि अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं सिखाया जा सकता? क्योंकि इसका संबंध मानवीय संवेदना से है। तो दूसरा मत यह कहता है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता को भी सरल बनाया जा सकता है और सिखाया जा सकता है, सीखा भी जा सकता है। और आइए अब बात करते हैं कविता के उपकरण, तत्व या घटकों की। तो कविता लेखन में आवश्यक तत्व या उपकरण निम्नलिखित हैं। पहला है शब्द। कविता लेखन का पहला तत्व या उपकरण है शब्द। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि W.H. ऑर्डन ने कहा कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी कि कविता लेखन से पहले शब्दों से खेलना सीखें, उनके अर्थ की परतों को खोलें, क्योंकि शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। शब्दों से जुड़ना ही कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। तो यदि कोई अच्छी कविता लिखना चाहता है तो उसे शब्दों से खेलना आना चाहिए। शब्दों के विभिन्न अर्थों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वास्तव में रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की आवश्यकता होती है। तो रचनात्मकता तो हम सभी के अंदर होती है, बस आवश्यकता होती है उसे तराशने की, उसे निखारने की। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे रचनात्मकता आकार लेने लगती है। कविता के अगले उपकरणों में से दूसरा है बिंब। तो बिंब क्या होते हैं? बिंब मतलब चित्र, इमेजेस। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं बिंब। दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही हैं। बाह्य संवेदनाएं, यानी कि जो हम बाहरी तौर पर देखते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, वे मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है, यानी कि एक चित्र हमारे दिमागों में बन जाता है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास ही मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। वे स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। तो ये तो हुई बात बिंब की। अगली बात चित्रभाषा। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज हमें अधिक प्रभावित करती है। तो दृश्य बिंब और जो श्रव्य बिंब है वे बिंब का ही एक
भेद हैं, बिंब के ही प्रकार हैं। तो कविता की रचना करते समय शुरुआत में दृश्य और श्रव्य बिंब की संभावना को तलाश करना चाहिए। अब बात करते हैं छंद की। छंद भी कविता लेखन के लिए एक आवश्यक या अनिवार्य तत्व है। इन्हें आंतरिक लय भी कहा जाता है। छंद को आंतरिक लय भी कहा जाता है। छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। अतः कविता लिखने से पूर्व छंद की बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है। मुक्त छंद कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह होना जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। अगर छंदबद्ध कविता लिख रहे हैं तो उसके लिए तो छंद की जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर मुक्त छंद की कविता भी लिखी जा रही है तो उसके लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह होना या छंद की जानकारी होना जरूरी है। और अब बात करते हैं परिवेश की। परिवेश यानी कि वातावरण। तो कविता के उपर्युक्त सभी घटक कौन कौन से? शब्द, बिंब, छंद, ये सभी घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल भी है कि नागार्जुन की एक छोटी सी कविता का नाम है अकाल और उसके बाद। उसमें गांव का परिवेश है, गांव का वातावरण है, जिसमें अकाल और फिर उसके बाद आए परिवर्तन का संदर्भ है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। कविता की भाषा, छंद, बिंब वगैरह वगैरह ये सब उस परिवेश और संदर्भ के इर्द गिर्द घूमते हैं। और कविता क्या है? वो कविता है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और अब उसके बाद क्या हुआ? दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो हमने देखा कि अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन को कवि ने सांगीतिक व्यवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों के द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है। जैसे घर में दाने का आना, आंगन से ऊपर उठता हुआ धुआं, घर वालों की आंखों में चमक और कौवों के द्वारा पंखों का खुजलाया जाना। कवि ने गांव का परिवेश दिखाने के लिए चूल्हा, चक्की, दाने, पांख आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इसके अलावा कविता में एक साथ ठेठ ग्रामीण शब्दों के साथ शिकस्त और गश्त जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग इसे सहज परिवेश देता है। आइए बात करते हैं भाव की। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्वों से परिचालित होते हैं। कवि की व्यक्तिगत सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। तो कविता की भाव संपदा क्या होती है? जो कवि की सोच है, कवि का नजरिया, उसका दृष्टिकोण, वही कविता की भाव संपदा होती है। तो ये तो हमने बात की कविता लेखन के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों की, तत्वों की। लेकिन इनके अलावा भी कविता लेखन में कुछ प्रमुख घटक होते हैं जिनका जानना जरूरी है। तो कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का पूरा ज्ञान, सम्यक ज्ञान आवश्यक है। और भाषा शब्दों से बनती है और शब्दों का एक क्रम होता है, एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहते हैं। भाषा प्रचलित एवं सहज हो पर इसकी संरचना ऐसी हो कि यह पाठक को नई लगे। तो कविता लेखन में भाषा का भी बहुत महत्व है और भाषा का प्रयोग ऐसा हो कि वह लोगों को, यानी कि पाठक को, जब भी वो पढ़े नई लगे। कविता में संकेतों का भी बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों जैसे कि कॉमा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक और पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह, इस तरह के चिन्हों, यहां तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है, तो इनका भी महत्व होता है। वाक्य के गठन की जो विशिष्ट प्रणालियां होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। तो कवि को विभिन्न शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। अगला पॉइंट है कि कवि को छंद के अनुशासन की जानकारी आवश्यक है। हालांकि हम ये बात कर चुके हैं।
छंद की जानकारी होना भी कवि के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना आंतरिक लय का निर्वाह संभव नहीं है। छंदबद्ध कविता के लिए छंद की बुनियादी जानकारी आवश्यक है। मुक्त छंद कविता लिखने के लिए भी इसका ज्ञान होना जरूरी है। कविता समय विशेष की उपज होती है। उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। तो जो दौर चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसके मुताबिक उस दौर की जो प्रवृत्तियां हैं उसका ज्ञान भी होना जरूरी है। और 100 बात की एक बात तो ये कि सारी तैयारी हो और कविता रचने के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला न हो तो काव्य लेखन संभव नहीं। भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है। तो प्रश्न तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रतिभा क्या होती है, प्रतिभा किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि कविता लेखन में प्रस्तुतिकरण की कला का क्या महत्व है। तो ये महत्व है, यहां से आपको वो उत्तर मिल रहा है कि कविता रचने के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला न हो तो काव्य लेखन संभव नहीं। और भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है। और ये प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है, नेचुरल होती है और हर आदमी में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार इसे पैदा नहीं किया जा सकता। निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित अवश्य किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी काव्य लेखन से संबंधित, कविता लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा है आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।